नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग गोचर जो ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने कई बार अपने कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया है कि दशा जो है वो प्राइम इम्पॉर्टेंट विषय माना जाएगा। दशा अगर अच्छी चल रही है तो फिर गोचर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है, और अगर दशाएं ऋणात्मक हैं, नेगेटिव चल रही हैं, तो जो गोचर का इम्पैक्ट है वो आपको थोड़ा सा ऋण दिखाई देगा। या इसको दूसरे एंगल से ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपको दशा वाइज बहुत पॉजिटिव दशाएं मिली हुई हैं, और ट्रांजिट या गोचर चार्ट में जो आप जानते हैं कि 1.25 दिन 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता रहता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर डे में ऐसा लग रहा है कि बैड ट्रांजिट गोचर में कुछ चल रहा है, या कोई दूसरा ग्रह जो लंबे समय तक किसी राशि में रुके हुए हैं, उसका कुछ बुरा प्रभाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम शनि को देख रहे हैं, हमारे बर्थ चार्ट में, मुख्य चार्ट में शनि बहुत अच्छे हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, और उच्च के बैठे हैं, उसकी महादशा चल रही है। तो ओवरऑल फल तो अच्छा ही जाना है, योग कारक है, वो उच्च का है। फिर किसी ने समझा दिया कि भाई आपको जो ट्रांजिट चार्ट के अकॉर्डिंग गोचर में हमने देखा जो तत्काल में शनि महाराज चल रहे हैं वो अनफेवरेबल में हैं। जैसे हम बोलते हैं कंटक शनि हैं या ढैया 7.5, ऐसा सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए कि अभी तक तो वो ऐसा बढ़िया ही चल रहा था, और अब ये ऐसा खराब आ गया गोचर में। देखिए, इस प्रकार की मनोदशा हमें नहीं लानी चाहिए। वो भी एक तरीका है, वो गोचर भी एक टेक्निक है कि भाई किस प्रकार सूर्य को जैसे बादल कुछ समय के लिए ढक लेता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि सूर्य अस्त हो गया। सूर्य तो रहता ही है। तो गोचर में कभी आपको ऐसा कोई बोलता है कि भाई आज 2 दिन के लिए चंद्रमा आपके चंद्र राशि से अष्टम में आएंगे, तो आपको 8वें भाव से संबंधित विषयों को डील करना पड़ेगा। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो जो अष्टम चंद्रमा या कंटक शनि को लेकर आप नेगेटिव ऋणात्मक विचार बनाए बैठे हैं, वो ऋणात्मक नहीं होगा, वो धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होगा। बस इतना ज़रूर है कि विषय 8वें भाव से भी इंस्पायर प्रभावित होगा कि भाई जैसे मान लीजिए मेरा 2.25 दिन 8वें भाव में चंद्रमा आ गया है, और वैसे मेरी ओवरऑल दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो फिर मुझे जागरण, कुंडलिनी जागरण और मृत्यु इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस का कुछ बेनिफिट ऐसा, और इसको पूर्वजों का पैसा भी बोल देते हैं, 8वें भाव को इन लॉस फैमिली सपोर्ट भी बोल देते हैं। तो इन विषयों के बारे में एक जो पॉजिटिव एंगल है वो समझना है। हमने ये अपने दिमाग में बहुत, मतलब ये तो मैं गलत ही मानूंगा, ऋणात्मक पहलू हमने डाल लिया है कि भाई अगर हमारा 6ठे में गोचर के अकॉर्डिंग 8वें में या 12वें में चंद्रमा या कोई ग्रह आ रहा है तो वो सदैव खराब करेगा। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं, पहली चीज़ तो शुद्ध ज्योतिष में पूरी चीज़ पढ़ाई जाती है, आधा अधूरा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपने अगर केवल वही समझा है तो मैं आपको फिर ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपने 6 को खराब समझा है तो फिर आप कभी जीत एक्सपेक्ट ना करें। कंपटीशन ओवरकम, रिटन एग्जामिनेशन में जो जीत मिलती है वो आपके लिए नहीं है। फिर अगर आपने 6ठे को केवल त्रिक ही समझकर पढ़ा है कि 6ठा भाव खराब ही होता है, अगर ऐसा कुछ माना है,
और अगर आपने छठे भाव को खराबी माना तो फिर आप कोई ऐसा रोग संबंधी सेवा कार्य में कुछ मेडिकल फार्मास्यूटिकल के लिए अगर कुछ प्रयासरत हैं, वो फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि छठा भाव रोग है। रोग से होने वाले जो बल अपने को मिलते हैं, रोग, रिपु, ऋण, रिपु यानी लिटिगेशन हैंडल। बहुत बड़े बड़े मैंने एडवोकेट देखे हैं जिनका लग्नेश और उनका जो चंद्रमा का संबंध छठे भाव में आता है, और वो बहुत बढ़िया मुकदमा, उसमें बहुत अच्छी पैरवी करते हैं अपने कोर्ट में। और इसी प्रकार से छठा भाव चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेबिट क्रेडिट जिसको बोलते हैं ना, रोग, रिपु, ऋण। ऋण यानी क्या कि आप ऋणी ना हो जाएं, ये कैसे आएगा ठीक? तो भाई जो ऋण का अच्छा जानकार है, जो ट्रेडिंग में भी ये लोग ऐसे बढ़िया अपना भाग्य आजमाइश करते हैं, जिनका छठे भाव का बल प्राप्त हो गया उनको, ठीक हो गया, तो ये आप उसी को एडवांटेज मिलेगा जो इसका पॉजिटिव एंगल देख रहा है। जिसने केवल छठे भाव के लिए गलत ही जपना शुरू कर दिया, अभी छठा भाव है गलत ही होगा, तो उसको गलत ही मिलने वाला है। इसी प्रकार से आठवें भाव में आए तो क्या, तो भाई आठवें भाव में मेरा लग्नेश बैठा है, मेरा चंद्रमा बैठा है, कुछ बुरा ही होगा मेरा, तो भाई गोचर में भी ऐसा चल रहा है। तो आठवें भाव के क्या पॉजिटिव एंगल नहीं है? फिर आपको क्या मतलब, इन लॉस फैमिली का सुकून आपको नहीं चाहिए? भी इन लॉस फैमिली यानी ससुराल पक्ष भी आठवें भाव से देखा जाता है। ये हमारा मांगल्य भाव यानी पति पत्नी का जो अंतरंग संबंध है, वो भी हम आठवें भाव से देखते हैं। हम जब भी कभी कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो हम मोक्ष भाव तीनों को देखते हैं, वैसे 4, 8, 12, उनमें आठवें भाव को सर्वोपरि मानते हैं कुंडलिनी के लिए, क्योंकि यहीं से मूलाधार चक्र को उठाया जाता है। तो माने वो विषय जो हैं वो सब चीज़ें हमारे लिए कमज़ोर रह जाएंगे, हम क्योंकि उससे डरते हैं। ठीक है, माने अगर आपको कोई उसका ज्ञान देना चाहे तो आप तो पहले ही मानकर बैठें कि भाई आठवां भाव खराब होता है, तो आपके लिए माने इस प्रकार के रहस्य, अंडरग्राउंड डीप रिसर्च, ये तो आपने माने उसको पहले ही उसका तिरस्कार कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार 12वां भाव, 12वां भाव यानी 12वां भाव हमारा व्यय है। 12वां भाव फाइनल मोक्ष हाउस है। 12वें भाव से ही हम ये तय करते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, व्यक्ति अंतर्मुखी होगा कि बहिर्मुखी होगा। बोलते अंत भला तो सो भला। अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा ज़िंदगी में, कहता आपने बहुत बढ़िया डिग्री हासिल की, उसके बाद आपका करियर अच्छा मिला, आपका विवाह अच्छा हुआ, संतानें अच्छी हुई, फिर आपका जब रिटायरमेंट आया, उसके बाद का समय फिर आया, वो बड़ा ही ज़्यादा दयनीय था। रिटायरमेंट लाइफ आप कहें, आपका जो डिपार्चर ऑफ सोल, डर के मारे आप चीखते थे कि भाई नहीं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ संसार से, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इतना डर। तो उन सब चीज़ों का फिर क्या अर्थ रहेगा? जीवन में आपने जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त की, तो ये एक वीर पुरुष की निशानी है, वीरता की निशानी है। जब हम संसार में आए हैं और हमें ये सिखाया गया, बताया गया कि हम धर्म यानी कर्तव्य परायण होकर अर्थ, उसके बाद कामना पूर्ति, और अंततोगत्वा अपने को मोक्ष भी उसी से प्राप्त होना है, यानी मुक्त होना है इस जंजाल से। लेकिन हमने केवल अर्थ और कामना पूर्ति को तो स्वीकार कर लिया, और किसी प्रबल माने जो संस्कार ऐसे आ गए, वो हमें संसार से जाने नहीं देना चाहते थे। तो मुक्ति भाव का हमारे लिए कोई खास अर्थ नहीं रहा, तो फिर हमारा डिपार्चर ऑफ सोल बिगड़ गया। तो ये कहाँ से देखेंगे? 12वां भाव। इसलिए मैं कहता हूँ जो व्यक्ति, देखिए, धन कमाना भी ज़रूरी है और सही जगह धन लगाना भी ज़रूरी है। जो माने इसको कई बार ऐसा बोल देते हैं ना, शॉपिंग का आनंद, शॉपिंग का भी अपना एक आनंद है, वो सबको नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें पैसा छोड़ा जाता है। माने पैसा अपना जो है अर्जित, उसको छोड़ना पड़ता है, और फाइनली आपको पता है एक ना एक दिन हमें संसार में जो भी हमें लगता है हमने अर्जित किया, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ना सांसारिक, संसार से मुक्त होना है। ईश्वर के साथ तो हम शुरू से ही हम एक हैं, ईश्वर का ही अभिन्न अंग आत्मा है,
लेकिन जो संसार के साथ हमने अपने आप को एकीकार कर लिया है कि भाई संसार ही सब कुछ है, तो फिर मुक्त नहीं हो पाते और फिर वो कठिन हो जाता है। इसलिए 12वां भाव तो वास्तविकता है, वो वही अंतिम और वास्तविक सत्य तो वही है कि भाई आप क्यों आए हैं, आप क्या आप केवल तिजोरी भरने, मतलब इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप ऐसा मत समझिए। क्या मैं कामना पूर्ति के लिए आया हूँ? यहाँ तक कि मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या मैं केवल कर्तव्य ही करता रहूँगा क्या? 100 साल मैंने कर्तव्य किया, अगले 100 साल करता ही करता करता मर गया, फिर अगले जन्म फिर कर्तव्य करता रहा, उसका कुछ तो अंत होगा। वो उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो जो ये मोक्ष है, निवृत्ति मिल गई और वो स्थायी है। मोक्ष में कोई ऐसा नहीं होता कि भाई अभी छोड़ दिया बाद में फिर से शुरू हो गया। वो स्थायी जो मुक्ति है वो अपने को तभी मिल सकती है जब हमें 12वें भाव की समझ हो। और आप जानते हैं पाइसेस ज़ोडिएक भावचक्र में पाइसेस राशि पड़ती है यहाँ, और यहाँ इसका स्वामी बृहस्पति है, लेकिन इसमें शुक्र सबसे ज़्यादा बली माना जाता है। उसको शॉपिंग का आनंद तो देता ही, साथ साथ एक चीज़ और भी उसको समझ में आती है कि भाई फाइनली जो हमने कमाया है उसको भी एक दिन छोड़ने के लिए वो बल प्रदान करता है। तो आज जो हमने एक चार्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिया है, तो इसमें आप अगर देखें मेष से हमने शुरू किया है ज़ोडिएक। भाई अगर हम गोचर से एक प्रीव्यू से लेना चाहते हैं, माने आज यानी जैसे 4 सितंबर 2025 के अनुसार हमने प्लैनेट्स को बिठाया है अलग अलग। आप अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ भारत में हमने जैसे दिल्ली के हिसाब से लिया है ये, तो लगभग वही रहेगा। थोड़ा बहुत एकदम अंत में आ रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी आप अपने राशि चंद्र राशि के हिसाब से ज़्यादा समझेंगे। गोचर का इम्पैक्ट यानी हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या विचार चल रहा है मन पर। तो आज के दिन मेष राशि वालों को किस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा आकर्षित कर सकती हैं, किस विषय में ज़्यादा। तो अब देखिए 1 नंबर से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो चंद्रमा कहाँ पड़ रहा है? सबसे अधिक वरीयता हम भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को देखते हैं। गोचर में और भी ग्रह आप देख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जब भी आप टेलीविज़न में कहीं देखते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के जानकार आपके बारे में फलित कर रहे हैं, वो आप भी थोड़ा थोड़ा उसको रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। कि मेष राशि वालों के लिए, मेष यानी जिसका चंद्रमा उसके बर्थ चार्ट में चंद्रमा उसका मेष राशि में, तो मेष से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आज के दिन चंद्रमा कहाँ है? 10वें भाव में। माने मकर का चंद्रमा है तो मेष से 10वें में आ गया। तो ये ऑफिस प्रमाइसेस, करियर, ज़्यादा सोशल होने के लिए ये अच्छा, माने जो ये 2-1 दिन का समय आपको मिला है, इस समय पर आप अपने ऑफिस से संबंधित इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये किसका विषय है? गोचर का, दशा का विषय नहीं है। ये कुछ आपको बहुत कुछ दे देगा, आपसे छीन लेगा, ऐसा नहीं। ये एक प्रकार का एक भ्रम बनाता है। आसपास की खबरें, वातावरण वैसा बनाने लग जाता है। देना या लेना, मतलब हमको कुछ हमसे प्राप्ति हमें होना या हमसे छिन जाना, वो मुख्य विषय तो दशा का ही है। इसलिए इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। गोचर कभी आपको लगता है कि मेरा नेगेटिव गोचर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज के अनुसार अगर अलाइन ज़्यादा हो जाते हैं, भाई इसको प्लस प्लस कैसे मान सकते हैं? भाई आज हमने देखा कि चंद्रमा गोचर चार्ट में 10वें भाव में चल रहा है और हमारे दशा पैटर्न में भी वो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि भाई महादशा के नीचे, अंतरदशा के नीचे, प्रत्यंतर दशा के नीचे फिर हमने सूक्ष्म दशा, प्राण दशाएं मिलाई, उसमें भी कुछ ऐसे ही संबंध आ रहा था। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है, ठीक हो गया। लेकिन डोमिनेट ये दशा के ऊपर हावी हो जाए ऐसा नहीं होता। तो मन को कहाँ लगाना चाहिए आज मेष राशि वालों को? ऑफिस प्रमाइसेस, घर से बाहर के विषय यदि आप ज़्यादा चर्चा में लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही आप फिर देखें वृषभ, अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है, आपका जो बर्थ चार्ट है, अभी हम ये
ये सब बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई ये इस महीने में जो जातक पैदा हुए हैं वो सब, मैंने भी एक वीडियो देखा था और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। कहने को वो लोगों ने रिसर्च किया है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कहने को, लेकिन एकदम माने जैसे वो बोलते हैं ना फ़नी वीडियो जैसा बना दिया है कि कुछ कुछ उसमें है ही नहीं। भारतीय ज्योतिष का दूर दूर तक वो ही नहीं है। कहते भाई इस महीने में सब लोगों की कर्क राशि होती है, इस महीने में जो पैदा होते हैं सब लोगों की सिंह राशि होती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे लोग जब विचार करेंगे, बताएंगे तो गलत ही बताना उनको, क्योंकि उनको क्या भारतीय ज्योतिष और क्या पाश्चात्य ज्योतिष है और क्या अलग अलग प्रकार आप समझते हैं। जैसे ग्रीस में चाइनीज़ अलग अलग कैलेंडर, उनके भी अपने ज्योतिष के कुछ हैं, कुछ अरेबियन में भी कुछ वो चलाते हैं अपने ज्योतिष के उपक्रम। तो जब उनको ये मूल अंतर ही नहीं पता है तो जब इस प्रकार की वो बात करेंगे तो हास्यास्पद है, वो फनी वीडियो है, मतलब वो कोई इन्फॉर्मेटिव तो नहीं है। आप उसको जब हम देखते हैं कि भाई ये क्या बचकाना कार्य वो करते हैं तो फिर, और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत साइंटिफिक लेवल के वो लोग रहे हैं, वो कोई साइंटिस्ट हैं, उनकी बातें कहीं बहुत बड़ी संस्थाओं में मान्य हैं। तो ये अपने को बात समझनी है। बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों के, मतलब भाग्य से ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य मिला जो मॉडर्न साइंस में माने आधुनिक विद्या के भी बहुत बड़े जानकार हैं और अच्छे अच्छे संस्थाओं को, कई सरकारी संस्थाओं को भी उन्होंने सेवाएं दी और सीनियर साइंटिस्ट लेवल पर भी कई लोगों ने काम किया और फिर भी वैदिक विषयों को बड़े ही प्राउड, बड़े स्वाभिमान के साथ स्वीकार करते हैं। तो मतलब जब हम बोलते हैं ना भाई साइंटिफिक एविडेंस दो, तो आप ये विचार कीजिए जो इतने बड़े वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति रहे। आप माने मैं किसी का नाम अभी नहीं लूँगा कि भाई मेरे गुरु का आप नाम उनका अनुसरण करें, बहुत लोग आपको मिलेंगे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में। वो लोग वो वास्तविक काम कर रहे हैं, वो उनके बिना माने आधुनिक ता भी कमज़ोर हो जाती है और वो पुरातन का भी पूरा ज्ञान रखते हैं। तो जब वो आधुनिक विज्ञान से पढ़े हुए ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े कई डॉक्टर, वो भी इस ज्ञान को पढ़ते हैं, स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति, जब हम जिनका कोई ऐसा बड़ा साइंटिफिक या वैज्ञानिक कोई प्रभाव नहीं है ज़्यादा, तो हम किस आधार पर कह देते हैं कि भाई हाँ देखो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो वैदिक विषय है ये कोई माने एक घंटे में, आधे घंटे में आपने कंप्यूटर में पढ़ लिया कहीं, उससे आपको वैदिक ज्ञान हो गया, वेद क्या है आपको ऐसा समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं तो आप लोगों को यहाँ तक निवेदन करता हूँ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से, किसी विषय से घृणा भी करते हैं, माने आपके मन में वो थोड़ा घृणित है, ठीक नहीं है, तब भी ना आप बहुत लंबा पढ़ें, उसके डेप्थ तक पहुँचे, और ये कोई आधा घंटा एक घंटा नहीं, जीवन लग जाता है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, जब आप बहुत लंबा समय लगाएंगे तो आपको खेद होगा अपनी मान्यताओं पर। ठीक हो गया? तो इसीलिए ये तो वेद का नेत्र है, हम किस किस चीज़ को डिनाई करने लग जाएंगे मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर हम इसको डिनाई करने लग जाएं कि वैदिक ज्ञान शून्य है, तो फिर क्या हम अपने फेस्टिवल को भी डिनाई करेंगे? फिर आप दीपावली का क्या आधार होगा? फिर आप क्यों मनाएंगे दीपावली? कहता जी बस आज मेरा मन कर रहा था दिया जलाने का तो मैंने मना लिया। फिर आप दशहरा भी नहीं मनाना है, फिर आप होली भी हो सकता है आपका मन ना करे। हमारा तो आधार ही हमारा कैलेंडर है, मकर संक्रांति है, फिर अलग अलग संक्रांतियाँ आती हैं, सब फेस्टिवल उस पर आधारित हैं। तो और ये कोई अभी आया हुआ है ऐसा नहीं है, ठीक है? जिनको अब नहीं है तो ऐसे ही बोलेंगे भाई इस महीने पूरे सबके एक ही राशि रहती है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा विनम्रता से यही कहूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको अपने होने का स्वाभिमान जगाए। ठीक है भाई, दूसरे की माँ अच्छी होती है, मेरे माँ का अर्थ है मातृभूमि।
लेकिन हमारी माँ भी अच्छी है भाई। जिस देश में आपका जन्म हुआ, कहने को माने जो व्यक्तियों ने ये ऐसा वीडियो बनाया, कहने को बोलते हैं कि मेरे दादाजी जो हैं बड़े धार्मिक संत हो गए। भाई जब आपके दादाजी धार्मिक संत हो गए तो उन्होंने जो धर्मपरायण जीवन अपनाया, क्या आपको उसको रिगार्ड नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा कहने लग जाऊँ कि मेरे दादाजी ने संन्यास ले लिया था, मेरे दादाजी ने ईश्वर के साधना की, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं समस्या है या अध्ययन अधूरा है। मेरे परिवार, मेरे पूर्वज और अभी मैं वर्तमान में भी बहुत ही अच्छे बौद्धिक स्तर के व्यक्ति हैं, जब वो बड़े विश्वास के साथ वैदिक ज्ञान को स्वीकार करते हैं। ज्योतिष को भी वेद का एक प्रकार से बोलते हैं ना, वेद की नेत्र। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इसका अगर अभी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, आप सम्मान ना करें, लेकिन बिना समझे ऐसे ही अपमान करना भी ठीक नहीं है। बाद में जब पता लगेगा कि मैंने अपनी मातृभूमि, अपनी माँ का अपमान किया, फिर आप किससे क्षमा मांगने के अधिकारी रहेंगे? ठीक है, तो हमारा तो आधार है, उसके बिना कैलेंडर के, हमारे बिना ज्योतिष के हमारे फेस्टिवल भी नहीं बना सकते हम। ऐसा नहीं कि भाई हर बार हम दिवाली 4 नवंबर को ही मनाएंगे। हमारा वैदिक कैलेंडर हम जो उस हिसाब से चलता है तो उस पर हम बात करते हैं। दशहरा, दिवाली है, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप पर आपको पहले स्वाभिमान होना चाहिए। दूसरे पर भी आपको सम्मान तो सभी का करना है, लेकिन आप अपने स्वाभिमान से इतना गिर चुके हैं कि आपको केवल अपना ही अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये हमने बताया है, गुरु पर जब कोई कुप्रभाव पड़ता है, गुरु एस्ट्रोलॉजी में गुरु यानी बृहस्पति पर जब कोई ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अपनी मान्यताओं को कमज़ोर मानने लग जाता है। जैसे गुरु चांडाल योग का एक फ़ायदा ये है कि वो व्यक्ति सभी धर्मों के लिए एक अच्छी लिबरल सोच रखता है। लेकिन एक नुकसान ये है कि अगर गुरु चांडाल योग में गुरु कमज़ोर भाव में बैठकर राहु से प्रभावित हो रहा है तो व्यक्ति दूसरों की मान्यताओं को तो मानेगा कि भाई जैसे मेरा इस पूजा पद्धति में जन्म हुआ, आपकी मान्यताएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी मान्यताओं में खोट है। अपनी मान्यताओं को नीचा दिखाना चाहता है, उनकी मान्यताओं को सदैव सम्मान देता रहता है। ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, माँ सदैव सम्माननीय है, वो ठीक बात है, उसका कल्चर अलग है, उसका अपना ठीक है, उसका हम सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे अपनी माँ का अपमान करना है तभी उसकी माँ का सम्मान होगा, ठीक है। इसलिए मातृभूमि इसी ने हमें सब कुछ दिया है। तो इसीलिए जो लोग कई बार अपने आप को ही नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और फिर भी वो कहते हैं कि हाँ फेस्टिवल तो मैं मनाता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ फिर भी मैं मनाता हूँ, तो मैं वो बस बेचारा ही है वो। तो आपको समझ में आया कि वृषभ से जब आप चंद्रमा देखेंगे तो आप देखिए वृषभ से गिनेंगे तो 7, 8, 9 वृषभ से चंद्रमा नवम में पड़ रहा है। तो जिनकी वृषभ राशि है वो एक प्रकार अप्रूवल के लिए, भाग्य, पिता संबंध, लंबी यात्रा के लिए अगर कुछ ऐसा विचार चल रहा है तो ये अच्छा विचार है गोचर अनुसार, ठीक हो गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि अगर वही दशाओं में भी आ रहा है, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाओं में, तो फिर वो और भी अच्छा हो गया। ऐसे ही फिर अब आप देखते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए, हालांकि आप सब ग्रह भी शामिल कर सकते हैं, मिथुन राशि वालों पर एक ऑरा बृहस्पति ने तो बना ही रखा है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं भाई काफ़ी समय से। यहाँ अभी लगभग आप मान के चलिए 1 महीने से तो वहाँ बैठे ही हैं। तो वहाँ पर वो जो प्रभाव है बृहस्पति का, तो बृहस्पति पूरा दमखम वहाँ दिखा रहे हैं अभी बृहस्पति का। तो माने एक प्रकार का गोचर इम्पैक्ट है वो। गोचर इम्पैक्ट का मतलब उस व्यक्ति को, जो मिथुन राशि है, वो पिछले कुछ महीनों से गुरु शब्द, आज्ञा, इन विषयों के बारे ज़्यादा चर्चा कर रहा है, ज़्यादा सुन रहा है।
एक्चुअल में अभी होना है, कुछ पॉजिटिव मिलना है या कुछ नहीं मिलना है, वो दशा पर निर्भर करता है, लेकिन एक इम्पैक्ट बना देता है कि भाई वो, क्योंकि मिथुन का मतलब चंद्रमा मिथुन में है, तो आपके मन मस्तिष्क पर बृहस्पति का ट्रांजिट अनुसार प्रभाव है। और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? नवम में। वो भी गुरु का ही भाव होता है, गुरु का, पिता का, अप्रूवल, न्यायाधीश, लॉन्ग जर्नी। तो इनसे संबंधित विषयों पर आप विचार यदि कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड है। ठीक हो गया? माने अगर इससे ठीक मान लीजिए चंद्रमा गोचर में आज नवम में है और आप कुछ नहीं करने का आज विचार बनाया आपने, क्या एकदम शांत रहना है, कहीं किसी से बात नहीं करना है, तो ये गोचर के अनुसार विपरीत है। तो परिस्थितियां हो सकता है दिन में कुछ ऐसे बदलेंगी और आपको अपने पिता के साथ समय और अपने गुरु के साथ समय लगाना ही पड़ेगा। ठीक हो गया? और अभी उससे आपको लाभ या हानि होगी वो आपका दशा बताएगा। ऐसे ही फिर आपका कर्क राशि है, तो कर्क माने कर्क राशि, चंद्रमा आपका कर्क में है, तो कर्क से आप चंद्रमा को देखिए आज के, माने आज का मतलब है 4 सितंबर के दिन कर्क से चंद्रमा कहाँ पड़ रहा है? तो कर्क से चंद्रमा पड़ रहा है 7वां भाव। तो 7वां भाव अनुबंध है भाई। हाँ, जिसकी दशा पैटर्न अगर खराब चल रहा है तो फिर वो 7वें भाव को क्या मानेगा कि भाई ये तो मारक भी होता है। मारक का मतलब केवल हेल्थ के लिए। जिसकी दशाएं अनुकूल चल रही हैं वो उसको अनुबंध, अनुबंध यानी कोई अगर आप एग्रीमेंट का इच्छा हो रही है, कोई ऐसा तो आप सही सोच रहे हैं, गोचर आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। कर्क के अनुसार चंद्रमा आपके सप्तम में है। सप्तम क्या होता है? पार्टनर, पार्टनरशिप। ठीक हो गया? और पत्नी के साथ संबंध, इस प्रकार विषयों के साथ, पत्नी के साथ संवाद का इस प्रकार, और कोई भी पब्लिक इंटरैक्शन, आपने कोई ऐसा 2-3 लोगों के साथ मिलने का प्लान बनाया है कि भाई उनके साथ उनको कन्विंस करना है, सामने आमने सामने बैठकर, क्योंकि जब हम आमने सामने बैठकर संवाद करते हैं तो 7वां भाव इन्वॉल्व होता है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कर्क जहाँ शुक्र बैठे हैं और मकर जहां चंद्रमा बैठे हैं, तो कर्क से चंद्रमा सप्तम में है। बाकी कर्क पर गोचर का एक लग्जरी इम्पैक्ट तो चला ही हुआ है। अगर कर्क राशि किसी की है आप में से और आपको दशाओं में भी कुछ ऐसे लग्जरी प्लैनेट, कुछ शुक्र का दशाएं चल रही हैं, तो वास्तव में ही काफ़ी ज़्यादा आप वैसा वस्तु लाभ और गैजेट का सपोर्ट काफ़ी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि शुक्र तो बैठे ही हैं ट्रांजिट चार्ट में कर्क में। तो आप समझ में आ रहा है, एक इम्प्रेशन बना देता है। और चंद्रमा भारतीय ज्योतिष में जैसे मैंने बताया मन है, तो मन वहीं वहीं जा रहा है। तो अभी मन कहाँ जा रहा है? 2 दिन 2.5 दिन वो कर्क राशि वालों के लिए मकर में जा रहा है। फिर हम आते हैं, आप देखिए विचार करें, सिंह। तो सिंह राशि पर वैसे सूर्य स्वराशि है, तो थोड़ा सा उनका वैसा स्वभाव तो बना ही हुआ है, आदेश देने वाला, बॉसी। और साथ में गोचर में बुध भी सिंह में चल रहे हैं। तो बुध आप समझते हैं वो बुद्धि का परिचायक है, सूर्य बॉसी है, आदेश, आत्मा का कारक। साथ में केतु महाराज भी, केतु इज फॉर डिटैचमेंट, तो वो एक अंकुश भी लगा देते हैं। जैसे सूर्य अगर बहुत बली हो जाएगा तो कई बार व्यक्ति का जो आदेशात्मक मुद्रा है वो सामने वाले को परेशान भी कर सकती है। लेकिन अभी केतु इस बल को बीच बीच में पॉज कर देते हैं, नहीं रोक देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, रुक कर। तो ये जो केतु का स्वभाव है बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी, वो जो सिंह राशि है उसमें एक फेवरेबल रूप में माना जाता है, क्योंकि केतु को बोलते हैं कुजवत केतु। किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि भाई सर अगर कुजवत केतु है तो केतु एग्जैक्टली कुज की तरह, ऐसा नहीं है। वत का मतलब सेम नहीं होता है भाई, कुछ चीज़ें इनसे मिलती जुलती हैं। एग्जैक्टली सेम होता तो हम कह ही देते फिर केतु की कैरेक्टरिस्टिक मत पढ़िए। और ऐसे ही किसी ने बोला कि सर राहु को आपने शनिवत बताया, तो जैसे शनिचर धीरे धीरे चलता है तो राहु का भी फिर सडननेस नहीं होना चाहिए। तो अपना अपना विचार लगा लेते हैं। लेकिन मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है, जब हम सीखना चाहते हैं
तो अलग प्रकार के प्रश्न, और जब हम सिखाना चाहते हैं तो अलग प्रकार के प्रश्न। सीखना चाहते हैं तो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करना चाहिए, मतलब खुद ही बताया, खुद ही कंक्लूड कर दिया, खुद ही पूछा, खुद ही वहां कंक्लूजन भी दे दिया। अगर भाई आप किसी को सिखा रहे हैं तो अलग बात है, तो प्रश्न की भी एक गरिमा है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, प्रश्न जब भी हम करते हैं तो हम प्रश्न इसलिए कर रहे हैं अगर कि शंका का समाधान हो जाए, तो फिर हमें शिष्य की तरह या बुद्ध की तरह प्रश्न करना चाहिए। वो आप समझ में आएगा आपको, आप पढ़ रहे हैं बुद्ध का कैसा स्वभाव है। बुद्ध सबसे अच्छा शिष्य है। बुद्ध अपने गुरु से सारा ज्ञान निकाल सकता है, लेकिन आप जानते हैं दुर्भाग्य से अभी शिष्य जो है वो गुरु से सारा ज्ञान नहीं निकाल पाते हैं। वो तो एक प्रकार माने गुरु जब लगेगा शिष्य ने प्रसन्न कर दिया तो गुरु फिर अपने से ज़्यादा, जो उसको आता है अपने से ज़्यादा देना चाहता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो आता था वो तो सिखाई दिया, उनकी इच्छा थी मैं और उनको दूं, तो पूरा आशीर्वाद दिया। इतना शायद अपने पुत्र को भी नहीं वो सिखाया, इतना अर्जुन को सिखा दिया। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि हम प्रश्न किस रूप में कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसका शंका समाधान जरूर मिलता है, लेकिन अगर हम प्रश्न में दम्भ है, प्रश्न में अहंकार है, तो फिर प्रश्न कहीं लेकर नहीं जाता है, वो अहंकार ही बढ़ा देता है। ठीक है, तो सीखने के लिए प्रश्न तो अलग प्रकार की शैली से किए जाते हैं। तो कुजवत केतु का अर्थ कभी ये नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली सेम हो गया। शनिवत राहु का मतलब ये नहीं हो कि वो एग्जैक्टली सेम हो गया। कुछ चीजें हैं उनमें समानताएं, जैसे सूर्य और मंगल में कुछ समानताएं हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि सूर्य जो है वो एग्जैक्टली मंगल है, ऐसा थोड़ी है। ऐसे ही बृहस्पति और शुक्र में कुछ समानताएं हैं, गुरु हैं दोनों, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि बृहस्पति को आप शुक्र और शुक्र को बृहस्पति बना दे। तो इसलिए वही मैंने कहता है कि भाई जो ज्ञान कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, 1 साल 2 साल में सीख रहा है, दूसरा कोई आया वो आधे घंटे में सीखना चाहता है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रयास तो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। जब हम इसमें फेयर रहते हैं एकदम तो मिलता है, और इसमें भी अगर हम गड़बड़ करेंगे तो फिर में नहीं मिलेगा। तो आपको बात समझ में है कि जो सिंह राशि वाले हैं वो कभी बड़े आदेश देने वाले इन दिनों पर और कभी अचानक मंद होने वाले बर्ताव कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि राहु केतु एक्सेस के साथ सूर्य है। बाकी आज 2 दिन के लिए जो ये चंद्रमा का प्रभाव है, तो आप देखें सिंह से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो चंद्रमा आपको छठे भाव में दिखाई दे रहा है। छठे को क्या बोलते हैं? रोग, रिपु, ऋण। तो इसका ऋणात्मक पहलू भी और इसका धनात्मक पहलू भी। ऋणात्मक क्या हो सकता है कि भाई आपको हो सकता है कि कोई मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ें, मेडिकल से संबंधित विषयों में दवाइयाँ लेने के लिए इस प्रकार की चीज़ों में व्यस्त रहना पड़े। रोग, रिपु, लिटिगेशन हैंडल के लिए काम कर रहे हैं। रोग, रिपु, ऋण। ठीक है, इस विषय बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा मिल जाएगा क्या, लोन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी ट्रांजिट बोल रहा है कि आपको ऋण भाव के लिए काम करना है अगले 2 दिन। सिंह में अगर आपका चंद्रमा है और आपने दशा चार्ट देखा, दशा चार्ट में आपको महादशा, अंतर प्रत्यंतर, प्राण सूक्ष्म दशाओं में ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो ऋण भाव में कर क्या रहा है चंद्रमा? आपको ऋण दिला देगा बस, और क्या करेगा। और अगर आपकी दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं तो आपको ऋणी बना देगा। माने एक तो होता है ऋण दिलाना, मेरे सहमति से मेरा काम, जैसे मान लीजिए मुझे भवन लेना है, कुछ पैसा उसमें रुक रहा है, तो वो एक धनात्मक मुद्रा है। एक होता है मेरा पैसा कहीं डूबा ना और मैं पैसा निकल गया मेरा, मैं डूब गया कर्जे में, ऋणी हो गया मैं। तो 2 अलग अलग एंगल हैं। इसलिए छठे भाव को हमेशा गलत नहीं समझना है कि भाई मैंने स्वेच्छा से ऋण लिया या मैं कर्जदार हो गया दुखी मन से। तो ये 2 अलग अलग रूप हैं।
तो ये जो दुखी मन से कर्जदार हो गया, इसमें दशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये 2 दिन के लिए आपको रोग रिपु ऋण के विषयों में अंगेज रहना पड़ सकता है। अगर आप की संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं और आप कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा कोर्ट लिटिगेशन में कुछ पॉजिटिव आए, हमें कुछ अच्छा एडवोकेट मिल जाए, तो ये 2-2.5 दिन के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं कन्या। अब देख रहे हैं कन्या, जहाँ राशि, जहाँ मंगल बैठे हैं, तो कन्या में पिछले कुछ दिनों से मंगल का प्रभाव तो है, मंगल का पराक्रम दिखाई दे रहा है। और मंगल यानी वो कमांडर है, उसका स्टाइल वैसा है। तो कन्या राशि वाले जो नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ज़्यादा माना जाता है, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कमांडर ऐसा कुछ बर्ताव कर रहा है मंगल के कारण। ठीक हो गया। तो वो एक इम्पैक्ट, क्योंकि कन्या में बैठा है मंगल, लेकिन वो कुछ आपको लॉस दे सकता है, एग्जीक्यूट कुछ ऐसा कर दे कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, वो तभी होगा जब दशाएं अनुकूल हैं। ट्रांजिट से मैंने बोला ना अभी, 15% से कौन पास होता है? पास और फेल तो दशा ही करती है। 80-85% का जो पार्ट है वो दशा के पास है। अब 15% में अगर कोई कहता है कि नहीं 15 हमारे क्षेत्र में, तो हम 15% वाले को पास मानते हैं, तो होगा फिर आपकी अपनी अपनी डायरेक्टरी होगी। बाकी हम तो कम से कम 40% अंक चाहिए तभी वो पास हो सकता है। तो गोचर कभी पास या फेल का निर्णय नहीं करा सकता है। 15% में अगर आप पास होने वाले हैं तो फिर आपकी बुद्धि है, लेकिन ये पास या फेल तय नहीं कर सकता है। इसलिए आप उससे तो निश्चिंत रहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा, अरे मेरा 7.5 ही चल गया, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा ढैया, मेरा कंटक शनि, मेरी राहु की बुरी दशाएं, ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे तो आपको जो टोटल लाइफ स्पैन मिला है कि भाई आपको मान लीजिए 80 वर्ष का जीवन आपका है या 90 वर्ष का आपका जीवन है, हम तो यही आपको शुभकामनाएं देते हैं, 100 वर्ष का है, तो 100 वर्ष के जीवन में आप कैलकुलेट कर लीजिए उसको पेपर पेन लेकर, या आप सॉफ्टवेयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 वर्ष के जीवन में लगभग 40 से 45 साल, मैं छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, मतलब लाइफ का 40% टाइम तो आप शनि की 7.5, ढैया, कंटक शनि, राहु के बैड गोचर ट्रांजिट, उन्हीं में निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर बचा क्या आपके पास? इसीलिए 7.5, ढैया, कंटक शनि, राहु के बैड ट्रांजिट, इनको ऐसे मत देखिए। 15% में पास या फेल कोई नहीं होता है। ठीक है ना। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा बहुत अच्छी गोचर अब मुझे मिल गया है, बहुत बढ़िया गोचर चल रहा है, तो मैं बहुत अच्छा फील करने लगा हूँ, मैं कुछ गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी दशाएं एकदम प्रतिकूल हैं। तो मैं इंतज़ार किसका कर रहा था? गुड न्यूज़ का। अचानक बैड न्यूज़ आई और मेरी सारी की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। इसका विपरीत पढ़ें तो मेरा गोचर यानी माहौल, स्मॉग क्रिएट करने वाला या स्मॉग हटाने वाला, धुआं क्रिएट करने वाला, धुआं माने जिससे विजिबिलिटी या तो क्लियर हो जाती है या वो धूमिल हो जाता है। तो जब गोचर हमारी प्रतिकूल चल रही थी तो हमें लगा कि मेरा 2 महीने में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अंडरटेकिंग हमें लेना है, कोई बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट होना है। तो अब दशाएं तो माने गोचर तो मेरा प्रतिकूल चल रहा है, तो खराब ही होगा। लेकिन जिस दिन वो समय आया, कमाल की हमारी अंडरटेकिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें चीज़ें मिली और बहुत बढ़िया डील हमारी हुई। तो इतने दिनों तक, जब तक डील नहीं हुई थी, हम कितना नेगेटिव फील कर रहे थे, क्योंकि गोचर नेगेटिव स्मॉग, ऋणात्मक धुआं उसने दे दिया था, विजिबिलिटी खत्म कर दी थी, और दशाएं लेकिन पॉजिटिव थी, तो मिल गया उसको। ठीक है, तो ऐसे ही आप कन्या से देखते हैं तो आप देख लीजिए, कन्या से 1, 2, 3, 4, 5, तो पंचम में चंद्रमा चल रहा है। तो पंचम भाव यानी
अगर आप अपने संतानों के बारे कुछ ऐसा प्रश्न विचार करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा आपका इनिशिएटिव है, बिकॉज गोचर आपको बोल रहा है कि बिल्कुल अगले 2-1 दिन के लिए अगर आप इन विषयों पर विचार करना चाह रहे हैं तो अच्छा है। 5वां भाव हमारा स्पेकुलेशन भी होता है, कोई ऐसा ओपन ट्रेडिंग के लिए कोई विचार बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, कोई डिग्री सर्टिफिकेशन, कोई स्टूडेंट है वो तय कर रहा है कि मुझे अब सब्जेक्ट चयन करने चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेशन क्या करना चाहिए, ठीक है, विवेकवान व्यक्ति से मिला, कुछ ऐसा अपने आप को कहाँ जाना चाहिए ऐसा विचार करने के लिए। 5वां भाव फैमिली प्रेस्टीज, स्पेकुलेशन, ठीक हो गया। अगर यही कुछ नेगेटिव है तो 5वां भाव स्टमक भी होता है, स्पेकुलेशन होता है, संतान होता है, तो फिर वो उससे संबंधित नेगेटिव अंगेज हो जाएगा कि भाई आपको अपने दशाएं देखी बहुत नेगेटिव चल रही हैं। तो गोचर का जो चंद्रमा है वो आपको 5वें में बिजी करने की कोशिश करेगा, और दशाएं क्योंकि कुछ पंचमेश की प्रत्यंतर या प्राण सूक्ष्म में आपको नेगेटिव चल रही थी तो आपको स्टमक अपसेट हो जाएगा। 5वां भाव स्टमक के लिए भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको पाचन में कोई दिक्कतें आ गई, संतान से कुछ अनिच्छा हो गई, ठीक हो गया। फैमिली जो परंपरा से प्राप्त जो पदवी होती है उसमें कुछ अड़चने आ गई कि भाई आपको बहुत सम्मान मिला था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है वो डगमगा रहा है, 1-2 दिन उसको लेकर परेशान रहे। फिर आते हैं हम तुला राशि, माने जिसका चंद्रमा तुला राशि में, वहां से अगर आप चंद्रमा को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 चंद्रमा वहां से चौथे भाव में है तुला से। तो चौथा भाव यानी क्या? चौथा भाव यानी माता, मातृभूमि, भवन सुख, रियल एस्टेट, कंफर्ट जोन, व्हीकल। तो कुछ अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं आजकल में कि हाँ हमें भवन के बारे विचार करना चाहिए, कुछ घर के बारे, कुछ रेनोवेशन का काम, माता के साथ आपका संवाद शुरू होने वाला है, माता से मिलने जा रहे हैं, मातृभूमि की चर्चा चल रही है, मातृभूमि जा रहे हैं, ऐसा कोई विषय चल रहा है गोचर के अनुसार, एकदम अलाइन हो रहा है तुला राशि वालों के लिए अगले 2-2.5 दिन। तो इस प्रकार से आप गोचर विषय को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर यही दशाएं यदि प्रतिकूल हैं तो चौथे भाव के फिर नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएंगे, माने माता के साथ कुछ, माता को कुछ समस्या हो सकती है, माता के साथ अनबन हो सकती है, मातृभूमि के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है वो धूमिल हो सकता है, मातृभूमि से विरह का डर सता सकता है, ठीक हो गया, हमारे वाहन में कोई समस्या हो सकती है। तो ये सब विषय हम नेगेटिव अगर एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है तो समझ सकते हैं। ऐसे ही फिर वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर 1, 2, 3 चंद्रमा आप गिने 1, 2, 3 वृश्चिक से चंद्रमा तीसरे भाव में। तीसरा भाव यानी फ्रीक्वेंट यात्राएं, छोटी छोटी यात्राओं का मन बना सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ व्यस्त रहने का अगले 2 दिन ऐसा रहेगा। और अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब आपको पॉजिटिव मिल गया उसका, भैया आपकी दशाएं पॉजिटिव चल रही थी तो आपको छोटी यात्राओं से फ़ायदा होने वाला है। दशाएं आपकी नेगेटिव चल रही थी तो आपको अचानक छोटी यात्रा हानि देनी सकती है, तो उस प्रकार से फिर हम समझ सकते हैं। दशाएं आपकी नेगेटिव है तो छोटों के साथ, छोटे भाई बहन, नेबर के साथ कुछ अनबन, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, कोई भी लूज़ पेपर वर्क ना करें। 3rd हाउस का मतलब एक प्रकार पेपर वर्क होता है हमारा, तो इसका भी हम समझ सकते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार फिर हम आते हैं आगे, देखिए आप स्क्रीन पर आपको धनु, जहाँ 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज चलें आप, 1, 2, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है 9 नंबर से? चंद्रमा बैठा है दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव क्या? दूसरा भाव यानी धन भाव, कुटुंब भाव, फैमिली गैदरिंग, तिजोरी, एसेट्स, हमारा गला, मुखमंडल, राइट आई। तो चंद्रमा दूसरे पर चल रहा है तो उसने ये इंडिकेशन तो दिया है दूसरे भाव के लिए काम करना हमारे लिए अगले 2 से 2.5 दिन अच्छा रहेगा, मन वहाँ लगेगा। तो अगर आप तिजोरी को मैनेज करने के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल ऐसा कुछ एक्टिविटी में लगना चाह रहे हैं, तो गोचर सपोर्ट कर रहा है, लगेंगे ही। कुछ किटी पार्टी जैसा कि भाई हम कुछ पार्टी करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं
क्यों ना अपने नात रिश्तेदारों को बुलाया जाए, कल परसों कुछ ऐसा बर्थडे पार्टी आसपास कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करें। और इसी प्रकार से अगर कुछ सौंदर्य प्रसाधन के विषय बात कर रहे हैं कि चेहरे की सुंदरता, आँखों की सुंदरता के बारे, उसको बढ़ाने के बारे विचार कर रहे हैं, तो गोचर उसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, आपकी बशर्ते दशाएं भी अनुकूल दिशा में जा रही हैं। दशाएं भी अनुकूल दिशा में जा रही हैं भाई, जैसे आपको धनेश की महादशा चल रही है, गोचर में आपको चंद्रमा दूसरे भाव में आए हुए हैं, तो आपको कुछ बढ़िया तिजोरी में बढ़ोतरी, धन आने के लिए, और इसी प्रकार से कुटुंब एकत्रण, फैमिली गैदरिंग, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, और लोग आपको 2-3 दिन बहुत प्रॉमिसिंग मानेंगे कि भाई ये तो वादा पूरे करने वाले लोग हैं। बोलते हैं ना वचन कहाँ से है, ये दूसरे भाव का विषय है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन तीसरे भाव से दिया जाता है, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक वाणी, वो दूसरे भाव का विषय। फिर मकर राशि जिसकी है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मकर राशि वालों को चंद्रमा मकर में ही है, तो पूरी तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं। तो मकर राशि वालों के लिए 2 दिन कोई भी ऐसा आत्मविश्वास वाला काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे आप, अपने आप को निखारने का, संवारने का, प्रेजेंट करने का, पराक्रम बढ़ाने का ऐसा काम करेंगे। ठीक हो गया, तो ये मकर राशि वाले इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो वो एक क्योंकि पहले भाव को हम अपने शरीर, अपने आत्मकारक के साथ भी आप समझते हैं, जो हम जैमिनी पद्धति देखते हैं उसके साथ भी रिलेट करते हैं। तो अपने आप के लिए वो सबसे अच्छा विषय, अपने आप पर समय देने का। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन अपनी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये, तो आपको इन विषयों में अंगेज रखेगा मकर राशि वालों को अगले 2 से ढाई दिन। अगर यही विषय आपके चल रहे हैं तो ये सोने में सुहागा है, मतलब आप उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं जो आपका गोचर चार्ट कह रहा है। फिर यदि कोई कुंभ राशि वाला, स्क्रीन पर आप देखिए, कुंभ राशि में फिलहाल में ट्रांजिट चार्ट में राहु तो बैठा है, और कुंभ राशि में राहु को हम स्वराशि जैसा मानते हैं कि भाई कुंभ राशि में जो राहु का जैसा नेचर है वैसा कुंभ का नेचर मैच करता है कुछ कुछ। तो कुंभ राशि वालों के हिसाब से जैसे आपको जन्म राशि कुछ मिली है, अगर आपको नाम राशि भी कुंभ मिली है तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। ज़ोडिएक भौत चक्र का लाभ स्थान है, राहु स्वराशि होकर बैठा हुआ है। तो अगर आप रूटीन इनकम के लिए कोई ऐसा स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अच्छा माना जा सकता है। राहु इस फॉर वो एक भ्रमित, माने वो कभी आता है कभी चला जाता है। तो ये जो ट्रेडिंग होती है इसमें भी हम राहु का इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, और वो पॉजिटिव साइड दिखा रहा है गोचर चार्ट के अकॉर्डिंग। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये 15% वाला पार्ट है जो ग्रीन सिग्नल दे रहा है। आपका दशा भी अगर अनुकूल है तो फिर तो ये बहुत बढ़िया हो गया। और माने राहु का इम्पैक्ट तो रहने ही वाला है। अभी जब तक राहु इस राशि में यहाँ रहेंगे लगभग 1.5 साल। अगर आप यहाँ से देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिसकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि मतलब आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में, मेन चार्ट में यदि कुंभ में है, तो गोचर का चंद्रमा आज आपके लिए कहाँ है? गोचर का चंद्रमा आज आपके लिए कुंभ से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कुंभ से 12वें भाव में। तो वो अगर कोई पैसा लगाने विचार कर रहा है कहीं, 12वां भाव यानी व्यय का मतलब होता है इन्वेस्ट भी करना, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। और व्यय का मतलब गुरु आश्रम भी है। वो गुरु के घर में आपका कोई ऐसा विचार बन रहा है कि हम कार सेवा करें, 1-2 दिन गुरु आश्रम में रहें, ऐसा कुछ विचार बन रहा है। और अगर आपका कोई ऐसा लंबी यात्राओं के लिए हम कुछ ऐसा विचार बना रहे हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर से कोई आपका बड़ा सामान आने वाला है, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आपने कभी मंगाए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से भी 12वें को रिलेट करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो ट्रांजिट तो बोल रहा है कि भाई, जैसे मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या मैं 5 तारीख का मेरा जो सामान विदेश से आने वाला है, क्या वो मुझे मिलने वाला है? अब विदेश का संबंध आप प्रश्न कर रहे थे, मन में विचार चल रहा था, और ट्रांजिट भी आपको कुछ ऐसा ही मिल रहा है। फिर आपने दशाएं भी देखी, दशाएं भी अनुकूल हैं।
ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा है। फिर आते हैं मीन राशि। मीन राशि यानी क्या? मीन राशि आप जानते हैं ज़ोडिएक भवचक्र का 12वां भाव है, बड़ा टिपिकल है इसको समझना। वैसे इसका लॉर्ड बृहस्पति है, लेकिन ये फेवरेट राशि शुक्र की है और ये शॉपिंग में भी माहिर है, लेकिन इसका एक एंगल और भी है, ये चीज़ों को छोड़ने में भी माहिर है। जब डिपार्चर ऑफ सोल होता है तो फिर व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया कि छोड़ने का ऐसा विषय जमता है कि भाई मुझे जो मैंने अर्जित किया मुझे छोड़ना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है किसी किसी के लिए कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, रोता है, चिल्लाता है, नहीं सर मैं नहीं जाना चाहता हूँ धरती से। लेकिन वो तो अल्टीमेटली उसको ट्रुथ है, उसको डिनाई नहीं, माने उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। मीन का ये बल है आपके, वैसे मीन राशि है, आपके चार्ट में मीन का बहुत अच्छा लॉर्ड अच्छी स्थिति में बृहस्पति बैठा है। आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति का बली होना क्यों डिपार्चर ऑफ सोल के लिए एडवांटेज है, क्योंकि वो परमानेंट, वो पाइसेस कहीं भी रहे उसका एक प्री इमेज जाएगा ही जाएगा। तो बृहस्पति बली होना, बृहस्पति का केंद्र में आना, डिपार्चर ऑफ सोल में उसको दिक्कतें नहीं है, उसको क्लियर पता है। अभी बृहस्पति बिगड़ा हुआ है तो भाई ये फिर उसको तय करना पड़ेगा कि भाई अच्छा जाना भी पड़ेगा क्या। कहता मुझे तो लगा था केवल मैंने मेडल अचीव कर लिए, मैंने इतने ये ले लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने हर चीज़ में मुझे मिला ही मिला, आज तक छोड़ने का विचार तो मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन ये तो सत्य है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कोई कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कहता है सर मैं लॉजिक से प्रूव कर दूंगा कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सत्य है, इसको लॉजिक से क्या प्रूव करेंगे। प्रसन्नता से धरती पर रहें, अर्जन करें, कामना पूर्ति प्रसन्नता से, और प्रसन्नता से ही हमारा डिपार्चर ऑफ सोल हो, तो फिर वो सही है। फिर वो व्यक्ति, ये तो फिर उसने गलत कुछ, उसको कुछ माने दिशा नहीं है जीवन की कुछ। तो अभी अगर हम ट्रांजिट की बात करें, एक तो आप देख रहे हैं शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो एक गोचर का इम्पैक्ट उसको ना, ये सब लेबर हार्डवर्क की खबरें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से वो कुछ महीनों से वो पाइसेस में आए हैं शनि महाराज, तब से वो मेहनत करना और लेबर वर्क, क्योंकि बिकॉज शनि जो है वो सेवा करने वाले, कर्मठ शारीरिक श्रम को बड़ी महत्व देते हैं। तो जो मीन राशि वाले हैं उन पर ये इम्पैक्ट आ गया है गोचर का। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, गोचर का इम्पैक्ट। ऐसी आसपास की खबरें वो सुन रहे हैं तो उसमें बार बार सेवा प्रधान, सेवक, ऐसी बातें आ रही हैं। और वक्री का मतलब होता है बोल्ड एंड अलोन। ये जिस चार्ट में आप देख रहे हैं शनि महाराज वक्री हैं, तो कोई भी प्लैनेट, शनि नहीं कोई भी प्लैनेट वक्री है तो वो बहुत स्वाभिमानी होता है, ठीक है। और अकेले करने पर विश्वास ज्यादा करता है, मैं कर लूंगा। तो आप समझ रहे हैं, कोई सेवक ऐसा भावना अकेले से करता है तो मतलब मुझे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट के बिना भी मैं कर लूँगा। नौकरों की हेल्प या मेरे जो कामगार मेरे साथ के हैं उनकी हेल्प भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार व्यक्ति का हो जाता है। शनि जब गोचर में आते हैं, दशाएं भी अगर वैसे ही अनुकूल हैं तो फिर हार्डवर्क से व्यक्ति को उसका उचित लाभ भी मिल जाता है उसको। तो अगर आप आज कल की बात करें गोचर की, तो आप देख रहे हैं शनि बैठे हैं मीन राशि। मीन राशि से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा, मतलब आज का चार्ट जो हमने बनाया है वो 11वें भाव में है, ठीक है। तो 11वां भाव यानी क्या? 11वां भाव यानी लाभ स्थान, बड़ा भाई, चचेरे भाई, चाचा, नेटवर्किंग, बेस्ट फ्रेंड्स। तो अगर कुछ ऐसे विषयों पर समय, क्योंकि गोचर चार्ट आपका ये कह रहा है इन विषयों पर आपको बिजी होना पड़ेगा, तो अगर ऐसे विषयों पर भी आप विचार कर रहे थे, गोचर भी कुछ ऐसी बात कर रहा है, दशाएं भी अनुकूल हैं, तो फिर 11वें भाव से संबंधित जो धनात्मक पहलू हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपको प्रिय मित्रों का साथ मिलेगा,
आपको चाचा ताऊ की मदद से आपकी इच्छाएं पूरी होगी, बिकॉज 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ समय से मेरी सैलरी रुकी हुई है, 11th हाउस इज़ फॉर सैलरी, ठीक है, वो आपको ऐसा मैंने एक इल्यूजन जो बना हुआ था, या ये कह सकते हैं अगर दशाएं भी अनुकूल हैं तो इन दिनों पर आपकी सैलरी आ जाएगी। और 11वां भाव नेटवर्किंग का है, हमारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल है। कई ऐसे लोग जिनको हम भुला दिया था, नहीं बात कर रहे थे, उनसे हमारी बातचीत भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार से नेगेटिव पहलू क्या है इसका, अगर दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं तो वो बोल रहा है चंद्रमा, वहाँ लगाना पड़ेगा मन आपको 11वें भाव में, तो आपको आपके प्रिय मित्र का साथ नहीं मिलेगा, प्रिय मित्र का साथ छूट सकता है। पिता के भाइयों के लिए अगर नेगेटिव ट्रांजिट चल रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, वहाँ आपको लगना पड़ेगा। माने लगना है वहाँ पर, पॉजिटिवली लगना है कि नेगेटिव लगना है, उसके लिए तो दशा पे जाएंगे ना आप, कि आप अच्छा और बुरा भी सब गोचर से ही तय कर पा रहे हैं, नहीं। भाव आपको अगर ये सब बताने लग जाए फिर तो हम समझते हैं ये एक प्रकार से कमी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना भाई 6 8 12 में है तो खराब है, तो फिर आप छठे के पॉजिटिव एंगल को कहाँ से लेंगे? भाई ऋण मुक्ति का कोई इंतज़ार कर रहा है तो छठे भाव का एक्टिव होना ज़रूरी है। अभी छठे भाव में आया है, दशाएं अनुकूल चल रही हैं, ट्रांजिट में वो छठे भाव में आया तो बोले ऋण मुक्ति हो गया, आप क्यों आप चिंता कर रहे हैं, वैसा वैसा फील कर रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भाव को आंख मूंद के धनात्मक माने पॉजिटिव, या आंख मूंद के ऋणात्मक यानी नेगेटिव पूरी तरह से मानना ठीक नहीं होगा। तो ये एक प्रकार एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को सीमित करने जैसा हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने तो 8वें भाव को बुरा मान ही रखा है। तो अगर आपने 8वें भाव को बुरा मान रखा है तो फिर क्या आप कोई ऐसा कि भाई मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई, मुझे कुंडलिनी जागरण, इसका कोई अर्थ नहीं है फिर आपके लिए। आपने छठे भाव को नेगेटिव अगर मान ही रखा है तो फिर आपका कोर्ट कचहरी में जीतना और कंपटीशन ओवरकम करना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट माने मेडल जीत कर लाता है, हर बार हारता है ही नहीं वो, उसका कोई अर्थ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने छठे भाव को तो ऋणात्मक ही माना। ऐसे कई तीसरे भाव में भी, माने हम भी वो विषय पढ़ते हैं, वो तो है ही ना। सामान्य एक व्यक्ति के लिए जब संसार में जन्म मिला है तो भाई वो धर्म का पालन करेगा, तभी अर्थ कामना पूर्ति के जरिए मोक्ष प्राप्त होगा ना अभी उसको तुरंत। लेकिन ये वो बात करने लग जाए पैदा होते ही कि थोड़ा बड़ा हुआ कि मैं कुछ, मुझे कोड ऑफ कंडक्ट धर्म का पालन नहीं करना है मैं, तो फिर वो उसका ऋणात्मक पहलू है। बिना धर्म के पालन किए मोक्ष तो कैसे मिलेगा। और यहाँ मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए, धर्म का मतलब कोई मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब कर्तव्य परायणता, डेडिकेशन टू वर्क। मैंने तय किया है मैं अपनी मातृभूमि के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति वफादार रहूंगा तो रहूंगा। तो ये अलग अलग प्रकार के, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, अलग अलग युधिष्ठिर, तो वो सब सनातन होने के बाद भी अलग अलग धर्म का पालन करते हुए धर्मनिष्ठ रहे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने एक गोचर का आपको एक प्रीव्यू दिया और आप लोग देख सकते हैं, अपने को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि जो अगर आप डेली ऐसा जैसे देखते हैं हम गोचर से हमने फलित किया, लेकिन आप अभी ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि सब कुछ गोचर के अनुसार बोलना संभव हो ही नहीं सकता है। लाखों लोगों के चार्ट में राशि तो सेम हो सकती है, प्लैनेट्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, राशि तो सेम हो ही सकती है, इसीलिए वो एग्जैक्टली सेम जाएगा सबके लिए, वो ठीक नहीं है। इसीलिए आप गोचर जरूर देखें, लेकिन आप दशा को अधिक महत्व देंगे तभी सही समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपका जो सुझाव है
आपके मोटिवेशन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और उसी से ताकत बनी रहती है कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करते रहें। बाकी भगवान हम सबको धर्म का पालन करते अर्थ कामना पूर्ति के साथ मुक्ति दे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।